ठीक है, चलिए आज हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे। ठीक है, तो 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है आज हम लोग के पास करंट अफेयर्स में, जिसको हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों का टॉपिक है क्या, रामसर साइट्स। कि रामसर साइट्स क्या है, तो देखो न्यूज़ में अभी क्यों है प्रेजेंटली, तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि प्रेजेंट में टोटल 5 रामसर साइट्स यानी कि वेटलैंड्स, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं, इसको रामसर साइट्स में ऐड किया गया है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्यों से हैं, इसको देखना है। इसके साथ साथ ये 5 रामसर वेटलैंड्स 5 आर्द्र भूमि ऐड होने से जो भारत में जी रामसर साइट की संख्या है वो 49 से बढ़कर कितनी हो गई है, 54 हो गई है। 49 से बढ़कर कितनी हो गई है, अब 54 हो गई है। यानी कि इससे पहले कितना था, 49 था। ठीक, तो प्रेजेंट में टोटल कितने रामसर साइट्स हो गए हैं, अब टोटल 5 रामसर साइट्स हो गए हैं और टोटल 54 हो गए हैं। और प्रेजेंट में कितने रामसर साइट ऐड हुए हैं, तो 5 रामसर साइट्स यानी कि 5 वेटलैंड्स ऐड हुए हैं रामसर साइट्स में। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं ये आपको देखना है। ठीक, तो देखो ये 5 वो साइट्स हैं जो ऐड हुए हैं। ठीक है, तो उसमें से कौन कौन है, देखो मिज़ोरम से एक है आपका पाला वेटलैंड्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से पाला वेटलैंड्स क्या है, मिज़ोरम का जो है वो ऐड हुआ है। मध्य प्रदेश में साख्या सागर ये है। ठीक है, ये ऐड हुआ है रामसर साइट्स में। और जो 3 बच गए आपकी, करिकिली बर्ड सेंचुरी पक्षी विहार, करिकिली पक्षी विहार, ठीक है, पल्ली करनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पीछावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया, कहाँ, तीनों तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, पीछावरम, पल्ली करनाई और करिकिली बर्ड सेंचुरी, ये जो तीनों हैं ये किससे रिलेटेड है, तमिलनाडु से। पाला वेटलैंड है आपका मिज़ोरम से और साख्या सागर है वो मध्य प्रदेश से। इसका मतलब टोटल ये 5 ऐड हुए हैं अभी रामसर साइट्स में। ठीक है, ये इसलिए न्यूज़ में है रामसर साइट्स। अब आगे हम लोगों को जानना है कि रामसर साइट्स क्या होते हैं। ठीक है, इंडिया के और रामसर साइट्स इम्पॉर्टेंट कौन से हैं ये भी हम लोगों को देखना है। तो ठीक, तो ये आपके क्या है, 5 रामसर साइट्स हैं, जिसमें से 3 तमिलनाडु से, एक मध्य प्रदेश से और एक मिज़ोरम से ऐड हुए हैं। ठीक, अब देखो सबसे पहला है आपका करिकिली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु का। ठीक है, करिकिली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में। ठीक, यहाँ पर फेमस जो बर्ड्स है वो कौन कौन से हैं, देखो वाइट इबनीस है, ठीक है, गर्ब्स है, हेरॉन्स है, नाइट हेरॉन्स है। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर बर्ड्स हैं। ये करिकिली बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। अगला आपका आएगा पल्ली करनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में। ठीक है, ये भी कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में स्थित है। तीसरा है आपका पीछावरम मैंग्रोव एरिया, ये मैंग्रोव्स के लिए फेमस होते हैं। ठीक, मैंग्रोव्स क्या होते हैं, देखिए मैंग्रोव्स जो वृक्ष होते हैं ये ज़्यादातर आपको कोस्टल एरिया में यानी कि आपका सॉल्टी एरिया में मिलेंगे, आपको सॉल्टी वाटर वाले एरिया में होंगे। ठीक है, ये इनकी जो संरचना होती है ये कैसे होती है कि जो ये जैसे आपका ये मैंग्रोव्स अगर आपका पैदा होता है तो मैंग्रोव के जो पत्ते हैं वो पानी में फिर धंस जाते हैं और इनके पत्तों से फिर से ही वो क्या होता है, जड़ निकल जाती है और इस प्रकार कुछ ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी कि इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। और ये हम लोगों के इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं से ये हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक, तो मैंग्रोव एरिया भी हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पीछावरम जो मैंग्रोव रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है वो काहे के लिए फेमस है, मैंग्रोव एरिया के लिए फेमस है। ठीक, साख्या सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये माधव नेशनल पार्क से के पास में है। ठीक, कौन सी नदी पर है, मैनर नदी पर है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्या, पाला वेटलैंड्स। ठीक, बीजम देखो ये जो वेटलैंड वर्ड आता है मतलब यानी कि आर्द्र भूमि क्या होती है, पहले इसको बता देता हूँ मैं आपको। ये आर्द्र भूमि क्या होती है, देखो आर्द्र वर्ड का मतलब होता है गीला,
गीला क्षेत्र या गीला ज़मीन होता है इसका मतलब। वेट यानी कि गीला, लैंड मतलब ज़मीन, ठीक है। तो वेट लैंड, इसका मतलब ये होता है जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक तालाब है, मान लो एक तालाब है, ठीक है। इस तालाब पर पानी पीने के लिए, जीने के लिए, जीवन के क्या नाम है उत्पत्ति के लिए बहुत सारे जीव जंतु जो हैं इस पर डिपेंडेंट हैं। और अगर ये पानी सूख जाएगा, ये तालाब सूख जाएगा, तो आसपास जितने भी पशु पक्षी या भाई कीड़े मकोड़े से लेकर कोई भी जो जीव होते हैं वो इनके ऊपर डिपेंडेंट थे, वो मर जाएंगे। तो एक पानी कम होने से क्या होता है, आसपास के जीव जंतु क्या हो रहे हैं, पूरे मर जा रहे हैं। इसीलिए ये जो तालाब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भाई एक एरिया में अगर तालाब है तो उसके आसपास का एरिया भी क्या होता है, गीला होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेटलैंड्स कहते हैं। ये बहुत सारे जो जीव जंतु हैं इनका क्या करती हैं, जीवन को संवारते हैं, इसीलिए इनको बचाया जा रहा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, सारे पानी ख़त्म हो जा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, पानी सूख जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, सब चीज़ इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक। अब देखो ये है आपका पाला वेटलैंड्स। पाला वेटलैंड जो है ये कहाँ है, मिज़ोरम में है पारा वेटलैंड आपका, ठीक है। पारा वेटलैंड में है, ठीक। अब देखो रामसर रिकॉग्निशन यानी कि रामसर साइट्स क्या होते हैं। देखो 1971 में, आप डेट नोट करते जाना, 1971 में 2 फरवरी में क्या होता है, 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक शहर है, ईरान का शहर है रामसर। यहाँ पर क्या होता है, रामसर, ठीक। तो रामसर में क्या होता है, यहाँ पर मीटिंग होती है कुछ कंट्रीज़ की या कुछ पार्टीज़ की। वो ये डिसाइड करते हैं कि ये जो वेटलैंड्स हैं जो सूख जा रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा फूड चेन ख़राब हो रहा है। इसीलिए 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को के द्वारा सारी पार्टीज़ मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने अपने देश में या कोई भी देश में जो इम्पोर्टेंट रामसर साइट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, बचाना पड़ेगा उन लोगों को, ठीक है। इसी के लिए क्या होता है, रामसर कन्वेंशन होता है, यानी कि रामसर समझौता होता है, ठीक है। रामसर समझौता होता है, ठीक। आज प्रेजेंट में हर साल 2 फरवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं हम लोग, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। कब, हर साल 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन रामसर समझौता 1971 में कंप्लीट हुआ था, ठीक। अब देखो भारत में सबसे बड़ा जो रामसर साइट इसका शुरुआत सर, इसका शुरुआत वही ईरान के शहर से माना जाएगा सर, रामसर। हाँ वहीं से माना जाएगा, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा जो रामसर साइट है, सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट है, वो कौन सा है, सुंदरबन। अगर आपसे पूछता है इंडिया का सबसे पहला रामसर साइट कौन सा है, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया कौन सा है, चिल्का लेक है, चिल्का लेक है, चिल्का लेक। ये भारत में सबसे पहला क्या है, रामसर साइट है, ठीक है। और प्रेजेंट में अगर आपसे पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट्स कौन सा है, तो वो कौन सा है हम लोगों का, सुंदरबन। सुंदरबन वेस्ट बंगाल पर पड़ता है, पर सुंदरबन का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। हर साल हम लोग 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे क्या करते हैं, मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 2 फरवरी 1971 को समझौता हुआ था, ठीक। सर सुंदरबन को तो डेल्टा भी बोलते हैं ना। हाँ डेल्टा भी है, वो डेल्टा भी है, ठीक है। तो भाई देखो आर्द्र भूमि सिर्फ एक तालाब नहीं होता, आर्द्र भूमि एक बहुत बड़ा झील भी हो सकता है, समुद्री एरिया भी हो सकता है, जैसे चिल्का लेक हो सकता है। मैं आपको बताया आर्द्र भूमि वो भूमि होती है जो आसपास के एरिया को गीला रखती है और साथ साथ उस पर बहुत सारे जीव जंतु का जो जीवन होता है वो उस पर डिपेंडेंट होता है। तो वो सूख जाएंगे तो बहुत सारे जीव जंतु भी मर जाएंगे, ठीक। अब देखो
इंडिया और रामसर वेटलैंड्स ये समझौता कब हो देखते हैं। तो भारत ने रामसर कन्वेंशन को कब साइन किया था, तो फरवरी 1981 में इंडिया ने क्या किया था, रामसर कन्वेंशन को साइन किया था। ठीक है, फरवरी 1981 को इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को साइन किया, रामसर समझौते पर हस्ताक्षर किया 1981। और रामसर समझौता हुआ कब था, 1971 में। इसका मतलब रामसर समझौते के 10 साल बाद हमने क्या किया था, यह समझौता किया था। इसके साथ साथ भारत का सबसे पहला 1981 के बाद से ही सबसे पहला भारत का चिल्का लेक ऐड होता है। ठीक है, चिल्का लेक ऐड होता है और दूसरा होता है आपका केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क, ये 2 होते हैं जो इंडिया में ऐड होते हैं सबसे पहले रामसर साइट के लिए। बट इसमें सबसे पहले कौन सा होता है, चिल्का लेक होता है आपका। ठीक, अब देखो भारत सरकार ने 2017 में वेटलैंड से रिलेटेड, इसके कंजर्वेशन से, संरक्षण से रिलेटेड और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं उसको क्या किए हैं, साइन किए हैं हम लोग। कब किए हैं, 2017 में किए हैं। ठीक, 2017 में किए हैं क्या, संरक्षण से रिलेटेड और प्रबंधन से रिलेटेड समझौता कब हुआ है, 2017 में हुआ है। भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय क्या करता है, इसकी गाइडलाइंस जारी करता है। 2020 में इसकी गाइडलाइंस जारी की गई थी। ठीक, 1 फरवरी 1981 को भारत ने साइन किया था। और भारत के स्टार्टिंग के 2 वेटलैंड कौन कौन से हैं, चिल्का लेक है और केवलादेव नेशनल पार्क है। ठीक, तो मैं आपको वेटलैंड्स बता दिया हूँ कि वेटलैंड्स क्या होते हैं, जैसे मैंग्रोव्स, मार्श, रिवर्स, लेक्स, डेल्टास जो होते हैं, या फूड प्लेन्स होते हैं, कोरल रिफ्स होते हैं, ये क्या होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं। ठीक है, ये देखो वेटलैंड्स का जो आपको एरिया दिख रहा है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है इसको देखना है। ठीक है, हम लोग को जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है, जैसे जो रामसर साइट में जितने भी वेटलैंड्स ऐड होते हैं, इनमें क्या होता है कि कुछ ऐसे वेटलैंड्स ऐड होते हैं जिन पे सबसे ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से या किसी और रीज़न से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या कोई भी रीज़न से क्या होता है, वो वेटलैंड्स बहुत खतरा की स्थिति में चले गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरे की स्थिति में चले गए हैं। ठीक है, इसीलिए उनको क्या होता है, रामसर साइट में ही 1989 के आसपास में क्या किया गया, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की स्थापना की गई। और इसमें रामसर साइट में शामिल होने वाले उन वेटलैंड्स को रखा गया जिनकी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन के कारण प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में किसी भी रामसर साइट का ऐड होना या किसी भी वेटलैंड्स का शामिल होना क्या होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो भारत का सबसे पहला मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में ऐड होने वाला रामसर साइट यानी कि वेटलैंड्स कौन सा है आपका, केवलादेव नेशनल पार्क है। केवलादेव नेशनल पार्क है। और दूसरा कौन सा है फिर, चिल्का लेक। पर बाद में चिल्का लेक 1993 में रिमूव हो गया था। चिल्का लेक बाद में रिमूव हो गया और केवलादेव नेशनल पार्क आज भी है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट में भारत से 2 वेटलैंड्स जो हैं वो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। एक केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ, राजस्थान का, और लोकटक झील, लोकटक लेक कहाँ का, मणिपुर का। तो आपसे एग्ज़ाम ऐसे ही पूछा जाता है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की स्थापना किसने की, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भारत के कौन कौन से नेशनल पार्क ऐड हैं, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल होने वाले या मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में ऐड होने वाला इंडिया का सबसे पहला साइट कौन सा है, तो केवलादेव नेशनल पार्क है। ठीक है, चिल्का लेक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से कब अलग हो गया, तो 1993 में अलग हो गया। ठीक है, चिल्का लेक रिमूव्ड फ्रॉम मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। ठीक, ठीक, तो ये था आपका क्या, रामसर साइट्स। ये हम लोग पढ़ रहे थे, आपका रामसर साइट्स पढ़ रहे थे। ठीक है, रामसर साइट्स था।
अब आगे देखते हैं, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। आज हम लोग इंडिया के फ्लैग कोड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, आप सबको पता है इंडिया अपनी 75th एनिवर्सरी, इंडिपेंडेंस की एनिवर्सरी मना रहा है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक, तो अभी क्या हुआ है, कुछ ही दिन पहले क्या हुआ है, कुछ समय पहले भारत सरकार ने एक कैंपेन का अनाउंसमेंट किया, जिसका नाम है क्या, हर घर तिरंगा, यानी कि हर घर में हम तिरंगा फहरा सकते हैं। ये कैंपेन जारी किया भारत सरकार ने, और ये कैंपेन कब से कब तक चलेगा, 13 अगस्त से शुरू होगा और 15 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, हर घर तिरंगा 2 दिन लगातार चलेगा, 13, 14 सॉरी 3 दिन चलेगा, 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त 2022 को। ठीक है, हर घर तिरंगा कैंपेन। अब देखो, हर घर तिरंगा यानी कि हर घर में तिरंगा फहरेगा, तो हर घर में रात को भी फहर सकता है, दिन में भी फहर सकता है, शाम को भी फहर सकता है। बट क्या है कि इंडिया का जो झंडा से यानी कि फ्लैग कोड है, यानी कि जो झंडा कानून है, वो हमको ये अनुमति नहीं देता था कि हम एनी टाइम अपने झंडा को फहरा सकते हैं, क्योंकि उससे संबंधित बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि रात को नहीं फहराया जाना चाहिए, वो उसका तरीका सही होना चाहिए, उल्टा नहीं फ्लैग होस्ट हो सकता। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कोड्स थे, वो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, तो इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है हर घर तिरंगा कैंपेन। कब से कब तक चलेगा, 13 से 15 अगस्त 2022 से चलेगा। और उसने कहा कि भाई वो एनी टाइम होस्ट होगा, किसी भी समय होस्ट हो सकता है, किसी के भी द्वारा। ठीक है, पर इससे पहले जो ट्राई कलर फ्लैग है वो सिर्फ सनराइज और सनसेट के बीच में, यानी कि सुबह होने के बाद और शाम होने से पहले ही होस्ट किया जा सकता था, उसके बाद होस्ट नहीं किया जा सकता है। पर अब इसको हम लोगों ने अभी चेंज किया है। ठीक, तो इसके लिए क्या था, हमने अलग कोड में कुछ क्या किया है, संशोधन किया है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ यानी कि गृह मंत्रालय ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में जो आया था, याद रखना हमारा जो फ्लैग कोड है, झंडा कानून है, वो कब आया था, 2002 में आया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत का फ्लैग कोड कौन से सन में पारित हुआ था, तो याद रखना 2002 में पिछली बार पारित हुआ था फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई डाउट है? ठीक, सर 2002 में जो कहाँ से पारित किया गया था, उस टाइम तो नवीन जिंदल ने केस किया था नहीं, ना मैं सुप्रीम बताऊंगा कोर्ट में। आपको, नवीन जिंदल का केस के बारे में आपको बताऊंगा मैं अभी, वो आगे आने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंदर में और कौन कौन से प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं, जो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो देखो, ये क्या होता है, इंडिया की जो ट्राई कलर फ्लैग है, इसके ऑनर को, इसके सम्मान को और इसके डिग्निटी को बनाए रखने के लिए लाया गया था। कभी कभी क्या होता है, झंडे को फेंक दिया जाता है, उल्टा लटका दिया जाता है, टेढ़ा हो जाता, ये सब क्या है, उनकी सम्मान को ठेस पहुंचाता है। तो इसीलिए हमने लाया था कि आपका फ्लैग कोड ऑफ इंडिया लेके आया था। ठीक, अब देख, तो इसमें ना 3 चीज़ों पर मुख्य ध्यान दिया गया, यानी कि इम्पोर्टेंट तरीके से इसका ध्यान दिया गया है। सबसे पहला है कि ट्राई कलर फ्लैग का जनरल डिस्क्रिप्शन है, यानी कि उसका जो रेशो होगा वो 3:2 होगा। हमारा जो ट्राई कलर फ्लैग है, इसका ये कितने रेशो में होता है, 3:2 होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ होती है इसकी, ये लेंथ होगी, अगर 3 मीटर लेंथ होगी तो 2 मीटर क्या होगी, इसकी ब्रेथ होगी, ऐसा समझ लेना। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर फहराया जा सकता है, पब्लिक प्लेस पे, प्राइवेट प्लेस पे या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे कहाँ कहाँ पर फहराया जा सकता है, ये रूल बताया गया है। और दूसरा है कि इसके फ्लैग को हम कहाँ कहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, या गवर्नमेंट्स में या गवर्नमेंट बॉडीज़ में कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सब के बारे में इसमें इत्यादि बताया गया है, कानून बताया गया है। ठीक, इसमें यह भी बताया गया है कि हम लोग जो है अपने झंडे को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसको डेकोरेशन पर्पस में फेस्टून्स के तौर पर भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ये सब उसके कानून बताए गए हैं कि इसमें फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में कब पारित हुआ था, 2002 में पारित हुआ।
ठीक। अब देखते हैं हम लोग हर घर तिरंगा कैंपेन। अभी मैं आपको बताया कि कब से कब तक चलेगा, 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर कैंपेन चलाया जाएगा टू मार्क द 75th ईयर ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं इंडियन नेशनल जो फ्लैग है इसकी हिस्ट्री देखते हैं, इसकी कहानी क्या है, ये पिछला कैसे आया था। तो देखो, भारत का सबसे पहला जो झंडा है वो 1906 में मैडम भीकाजी कामा ने होस्ट किया था। कब? 1906 में। 1906 आप लोग लिख लेना, शायद मैं पिछले का 97 ही चेंज करवा दिया था, आप 1906 लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले मैडम भीकाजी कामा ने भारत का राष्ट्रीय झंडा को क्या किया था? फहराया गया था। ये था भारत का 1906 में फहराया गया झंडा। ठीक, इसके बाद 1913 में भारत का एक झंडा और फहराया जाता है सैन फ्रांसिस्को में, किसके द्वारा? लाला हरदयाल द्वारा लाला हरदयाल के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। उसके बाद 1913 में उन्होंने भी एक फ्लैग होस्ट किया था। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक, 1921 में क्या था? बेंगाली वेंकैया, यही है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। ठीक है, इंडियन फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग, बेंगाली वेंकैया, यही है डिज़ाइनर आर्किटेक्ट। ठीक, तो 1921 में क्या हुआ था? बेंगाली वेंकैया जो थे वो महात्मा गांधी से मिले और उन्होंने क्या किया था? देश के लिए एक झंडा डिज़ाइन किया। ठीक, जिसमें से 2 रेड कलर की पट्टियाँ थी और एक ग्रीन कलर की पट्टी थी। 1921 में बेंगाली वेंकैया ने क्या किया था? प्रपोज किया था सबसे पहली बार ट्राई कलर फ्लैग। ठीक, 1931 में क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती है? कराची अधिवेशन में मिलती है। कराची अधिवेशन 1931 में मिलती है और हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट करती है, जिसके बीच में हम लोगों को चरखा देखने को मिलता है। तो ये था आपका इंडियन नेशनल फ्लैग 1931 में। ठीक है, जिसके बीच में क्या था? चरखा हुआ करता था। इसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट होती है तो 22 जुलाई 1947 को क्या करती है? अपना झंडा प्रेजेंट करती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने में, यानी कि संविधान सभा के सामने में। और संविधान सभा में इंडियन नेशनल फ्लैग से रिलेटेड जो प्रस्ताव था वो किसके द्वारा लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और महिलाओं द्वारा इसका नेतृत्व किसने किया था? हंसा मेहता ने किया था। नाम लिख लेना। भारतीय राष्ट्रीय झंडा का संविधान सभा में किस महिला द्वारा संबोधन किया गया था? तो हंसा मेहता के द्वारा किया गया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इसको सपोर्ट किया था, यानी कि समझ लो महिलाओं की तरफ से इसको प्रेजेंट किया था। कहाँ पर? संविधान सभा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने में। कब किया था? 22 जुलाई 1947 को। अभी कुछ ही दिन पहले 22 जुलाई गया है, मैं आपको पढ़ाया था इसके बारे में भी। ठीक, तो अभी आपको मैं बताया हूँ इंडियन नेशनल फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया था? बेंगाली वेंकैया ने किया था। 1921 को इन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था और इसी डिज़ाइन को हम लोगों ने बाद में एक्सेप्ट किया, जिसके बीच में क्या है? 24 तीलियों वाला अशोक चक्र। ठीक, अब हम लोग देखते हैं हमारे फ्लैग कोड से रिलेटेड एक बहुत फेमस केस है जिसका नाम है नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2004। ठीक, तो देखो 2004 में नवीन जिंदल ने क्या किया था? अपने फैक्ट्री में इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट कर दिया था। और 2004 से पहले कोई भी प्राइवेट व्यक्ति या निजी व्यक्ति अपने घर में, अपने फैक्ट्री में होस्ट नहीं कर सकता था नेशनल फ्लैग को। ठीक है, सिर्फ कहाँ पर होस्ट किया जा सकता था? सरकारी ऑफिस में, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस में, नेशनल फेस्टिवल के दौरान 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये इस तरीके के दौरान या कुछ स्पेशल गवर्नमेंट ओकेजन्स के दौरान ही फ्लैग होस्ट किया जा सकता था। पर कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, निजी व्यक्ति झंडा फहरा नहीं सकता। इन्होंने फहराया था, इसके कारण फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के, यानी कि इंडियन फ्लैग के, उसकी डिग्निटी के
अगेंस्ट जाने के कारण नवीन जिंदल पर केस हुआ। और इस केस की जो सुनवाई थी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय VN खरे ने की थी। ये आप नोट करना चीफ जस्टिस के बारे में। जो 3 बेंच वाले मतलब 3 जजेस की जो बेंच थी, जिसके हेड कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया VN खरे थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, नवीन जिंदल को ये के तरफ से इनके साइड में फैसला सुनाते हुए अनाउंसमेंट किया कि जो राइट टू होस्ट फ्लैग है, राइट टू होस्ट फ्लैग है, ये किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल यानी कि संवैधानिक अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकार है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि अनुच्छेद 19 के तहत ये हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत अधिकार है कि वो अपने देश का झंडा फहरा सकता है। तो ये राइट्स हम लोगों को कब से मिला है, 2004 के नवीन जिंदल बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया केस 2004 के बाद से। ठीक, इसके साथ साथ हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं यानी कि मौलिक कर्तव्य है, उसमें भी आर्टिकल नंबर 15A में हमको ये बताया गया है कि हम लोग अपने जो आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, या जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इसका हम लोगों को क्या करना है, सम्मान करना है। इसके रिस्पेक्ट के लिए हम लोगों को आगे काम करते रहना है। ठीक है, तो हमारा जो मौलिक कर्तव्य है ये भी हमको क्या बताता है, हमारी ड्यूटी बताता है। हर सिटीजन्स की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस का, आइडल्स का, नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का क्या करे, सम्मान करे। ठीक, अब देखते हैं कुछ ऐसे ही कानून बनाए गए हैं जो हमारी ट्राई कलर फ्लैग को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से सन में पारित हुए हैं, आप इसको याद रखना या लागू हुए हैं। जैसे सबसे पहला है द एम्बलम्स एंड द नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950, यानी कि हमारे ट्राई कलर फ्लैग से रिलेटेड जो एम्बलम्स हैं, ठीक है, चिन्ह हैं, इसका कैसे यूज़ करना है और इम्प्रॉपर यूज़ से बचने के लिए हमको क्या क्या करना है। ठीक है, जैसे भाई अशोक चक्र होता है एम्बलम हमारा इसमें, ठीक है, या कोई भी चीज़ में इसका यूज़ कैसे करना है, कहाँ कहाँ पर करना है, गलत यूज़ नहीं करना, इससे संबंधित जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कब पारित हुए थे, 1950 में पारित हुए थे। ठीक, और कौन सा है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर एक्ट, ये कब पारित हुआ था, 1971 में। ठीक है, ये बताता है कि भाई कंट्री, एक किसी भी कंट्री यानी कि खुद भारत के ही जो भाई राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं उनके इंसल्ट से रिलेटेड अगर कुछ होता है तो उसमें क्या क्या आपको कानून है, क्या धारा लगती है, कहाँ पर कितना आपको सज़ा हो सकता है, ये सब बताता है। तो ये कब पारित हुआ था, ये नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में पारित हुआ था। ठीक, तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 51 जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ बताता है हमारी कि हमको अपने नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का क्या करना है, सपोर्ट करना है और इनका इंसल्ट नहीं करना है और इसका क्या करना है, सम्मान करना है। ठीक, तो ये था आपका क्या, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। ठीक, यहाँ पर कोई डाउट है? सर, हाँ, इंडिया में कौन कौन सी जगह में नेशनल फ्लैग बनता है? नेशनल फ्लैग जो बनता है, सेक्टर देखिए में? कौन कौन सी जगह में, जगह में तो बहुत सारी बनते होंगे, बट कर्नाटक में बेंगलोर है ना, वहाँ पर आपका जो इंडिया का नेशनल फ्लैग्स है ना, ये मेन बनते हैं। ठीक है, कर्नाटक में। ठीक, देखिए आप देखते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ठीक है, 28 जुलाई को हर साल हम लोग कौन सा डे मनाते हैं, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। आज हेपेटाइटिस डे है और छत्तीसगढ़ में भी एक त्यौहार मनाया जाता है, हरेली त्यौहार, वो 28 जुलाई को इस साल पड़ रहा है। ठीक है, आज से ही छत्तीसगढ़ में जो गौमूत्र है वो 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से क्या होगा, सरकार खरीदेगी। ठीक है, तो ये भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक सराहनीय क्या है, पहल है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो देखो हेपेटाइटिस क्या है, वायरस के द्वारा फैली गई एक बीमारी होती है
ठीक है, जो क्या करता है हमारे लीवर को क्या करता है, अफेक्ट करता है, हमारा लीवर इससे ख़राब होता है। ठीक है, तो इसको इससे अवेयरनेस से बचने के लिए याद रखना, हेपेटाइटिस के लिए नहीं, हेपेटाइटिस से बचने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 28 जुलाई को हर साल क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। और याद रखना ये वायरस से फैलने वाली बीमारी होती है। ठीक है, हम लोग जनरल साइंस से पढ़ते हैं ना कि कौन सी बीमारी जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होती है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है, कौन सी वायरस की वजह से होती है। तो हेपेटाइटिस वायरस की वजह से फैलने वाली बीमारी होती है। इस साल 2022 को क्या थीम रखा गया है आपको देखना है, एग्जाम में कई बार थीम्स पूछ लिया जाता है। तो ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, यानी कि हेपेटाइटिस से बचने के लिए हमको कौन कौन सी केयर करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। ये सब क्या है, थीम है इस साल का। ठीक, हेपेटाइटिस डे हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। अब देख थोड़ा हम लोगों को हेपेटाइटिस के बारे में जानना होगा। तो हेपेटाइटिस क्या होता है, मतलब होता है वर्ड का इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, यानी कि लीवर का सूजना, लीवर का दर्द देना, इरिटेशन, स्वेलिंग्स ऑफ द लीवर सेल्स, दर्द होता है, सूजन हो जाता है उसमें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, और इसका भी जो आप सिम्टम्स समझ सकते हैं वो कैसा है भाई, तबीयत बुखार गाना, जॉन्डिस होना, वॉमिटिंग होना, जो भी आप खाते हो तुरंत खाने के बाद निकल जाता है। ठीक है, उल्टी के द्वारा, वॉमिटिंग के द्वारा, जॉन्डिस हो जाता है आपको, भाई आपके लीवर सूजने लगता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ये सब क्या है, हेपेटाइटिस की क्या है, सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, जैसे हाँ आपको बता रहा है, देखो जॉन्डिस होता है, फीवर होता है, डार्क यूरिन होता है। ठीक है, पेन होता है आपके एब्डोमेंस, जो पेट होता है उसके नीचे में होता है एब्डोमेंस होता है, एब्डोमेंस के आसपास में दर्द होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आलसपन लगता है, जॉइंट पेन्स होते हैं ये, और डायरिया होता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स यानी कि पेट का बार बार ख़राब होना, ये सब क्या है आपके हेपेटाइटिस की टाइप्स। अब देखो हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है वो 5 प्रकार की होती हैं, ABCDE, ये 5 प्रकार की क्या होती हैं, हेपेटाइटिस की बीमारियां होती हैं। जिसमें जो हेपेटाइटिस C है इसकी अभी वैक्सीन हमको अभी नहीं मिली अभी पूरी तरीके से, पर तब भी हम लोग आज भी हेपेटाइटिस से बच सकते हैं अगर प्रॉपर हम लोग क्या करें, केयर करें तो। ठीक है, तो देखो हेपेटाइटिस A और E जो होता है वो कैसे स्प्रेड होता है। तो भाई देखो लैक ऑफ फूड हाइजीन, जब हम खाने में थोड़ा स्वच्छता नहीं बरतते हैं, ठीक है, गंदा पानी पीना, सैनिटरी फैसिलिटी सही ढंग से नहीं होना, इसके कारण हेपेटाइटिस A और E क्या होते हैं, फैलते हैं। जबकि हेपेटाइटिस B, C और D जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं वो ब्लड के कारण, स्पर्म कॉन्टैक्ट्स एंड अदर बॉडीली फ्लूइड्स के संपर्क में आने से क्या होते हैं, फैलते हैं। कौन सा, B, C और D। और A और E हाइजीन नहीं रखना, खाने में गंदे पानी, सैनिटरी फैसिलिटी अच्छा नहीं होना, इसके कारण फैलते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं हेपेटाइटिस, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो देखो बहुत सारे, देखो जो ये जो 5 टाइप्स होते हैं ना हेपेटाइटिस के, इसको हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, हेपेटोट्रॉपिक कहते हैं। हेपेटोट्रॉपिक कहते हैं। ABCDE सबको संयुक्त रूप से हम लोग क्या नाम देते हैं, हेपेटोट्रॉपिक कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है द ग्रुप ऑफ वायरसेस ऑफ हेपेटाइटिस इज नोन एज, तो हेपेटोट्रॉपिक कहते हैं। कितने प्रकार का है, 5 टाइप्स का होता है। ठीक है, ये अदर वायरस से भी फैलते हैं, जैसे वेरिसेला वायरस होता है जिसके कारण क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स कौन से वायरस का होता है, वेरिसेला वायरस के कारण होता है। ठीक है, लीवर जो होता है वो कोविड-19 के SARS-CoV के कारण भी होता है, इसके कारण भी फैलता है। ठीक है, ड्रग्स यूज़ करना, अल्कोहल यूज़ करना, इसके कारण भी क्या होता है, हेपेटाइटिस फैलता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग जो ट्रीटमेंट है, तो जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, ये सब की मेडिकेशंस अवेलेबल है हम लोगों के पास आज भी, जो प्रॉपर केयर, इम्यून बिल्डअप, ये सबसे ठीक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोगों की बस